स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको स्टोरेज और मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में बताया था। स्टोरेज और मेम्ब्रेन लिपिड्स बेसिकली क्या है, ये एक पैसिव टाइप का रोल अदा करते हैं। पैसिव रोल। क्यों पैसिव रोल? क्योंकि स्टोरेज जो लिपिड्स हैं जैसे फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स, ये पड़े रहेंगे जब तक कि इनका ऑक्सीडेशन न किया जाए। इसी तरीके से मेम्ब्रेन लिपिड्स का भी मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है वैसा कोई एक्टिव, कि इनका काम क्या है, सिर्फ सेमी परमिएबल या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन को बनाना टू पोलर एंड आयन और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। लेकिन बहुत सारे लिपिड्स ऐसे भी हैं जो माना कि उनकी अमाउंट कम होती है, क्योंकि इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, 10% ये पाए जाते हैं तो 80% ये पाए जाते हैं, लेकिन उनका अमाउंट जो बाकी है वो उनका अमाउंट बहुत कम होता है। तो वो किस में पार्ट लेते हैं कि मान लीजिए सिग्नल ट्रांसडक्शन में पार्ट लेंगे, जैसे कहीं एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन बना और वो पूरा ब्लड के द्वारा फैल गया। दूसरा वो क्या कर सकते हैं कि किसी एंजाइम का को फैक्टर बन सकता है, को फैक्टर ऑफ एंजाइम, उसकी तरफ बिहेव करेंगे। हो सकता है कि वो कोई वोलाटाइल लिपिड कंपाउंड्स बना दे, पिगमेंट्स बना ले। तो पिगमेंट्स क्या हो, लाइट एब्जॉर्बिंग जो पिगमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन वो भी लिपिड ही नेचर के होते हैं। और पांचवा जो है वो ये भी हो सकते हैं कि कुछ ऐसे लिपिड के कंपाउंड्स हों जो एंटीबायोटिक्स में की तरीके से यूज होते हैं एज एंटीबायोटिक्स। तो इन्हीं को आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल्स की तरह काम करने वाले, को फैक्टर की तरह काम करने वाले और पिगमेंट्स की तरह काम करने वाले। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं सिग्नल की तरह। सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होता है, वो कौन से लिपिड्स हैं जो सिग्नल ट्रांसडक्शन करते हैं। इसमें जो पहला नाम है वो है फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल और कभी कभी स्फिंगोसिन के डेरिवेटिव्स, ये सेल के बीच में या इंट्रासेलुलर सिग्नल्स का काम करते हैं। इसमें जो मेन है वो ये है कि इनोसिटॉल 4,5 बाईफॉस्फेट, ये जो कंपाउंड है ये किसी भी मेम्ब्रेन के
साइटोप्लाज्मिक फेस पर पाया जाता है, यानी अंदर की तरफ। अगर ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है, यानी साइटोप्लाज्मिक फेस है। तो साइटोप्लाज्मिक फेस पर पाए जाते हैं और मैसेंजर की तरह काम करते हैं ये। इट वर्क्स एज मैसेंजर। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक्सटर्नल पर किसी हार्मोन वैसोप्रेसिन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वो क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम इस फॉस्फो को दो टुकड़ों में तोड़ देता है। एक टुकड़ा क्या हो जाएगा, डाई एसिल ग्लिसरॉल, दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा, इनोसिटॉल 1,3,5 बाईफॉस्फेट, 1,3,5 या 1,4,5 लिखिए, 1,4,5 बाईफॉस्फेट, जिसे हम IP3 भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए वो लगा हुआ है इस प्रकार से, अगर ये ऐसे देख लीजिए कि मान लीजिए ये अंदर की तरफ एक फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल 4,5 बाईफॉस्फेट लगा हुआ है, जिसमें कि फॉस्फोलाइपेज ने एक्ट किया, तो इससे एक टुकड़ा अलग हो जाता है। एक टुकड़ा जो अलग होता है ये क्या बचता है, डाई एसिल ग्लिसरॉल, और जो एक टुकड़ा अलग हो जाता है वो है इनोसिटॉल 1,4,5 बाईफॉस्फेट, जिसे हम IP3 कहते हैं। ये IP3 क्या करता है, यहां से अलग होकर के और अंदर जब जाएगा तो जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर रिएक्ट करके यहां से कैल्शियम आयन को रिलीज कर देगा। कैल्शियम आयन जब रिलीज हो जाएगा तो ये कैल्शियम आयन इस डाई एसिल ग्लिसरॉल के साथ मिल करके, ये कैल्शियम आयन इस डाई एसिल यानी कैल्शियम आयन प्लस डाई एसिल ग्लिसरॉल, कैल्शियम आयन प्लस डाई एसिल ग्लिसरॉल, ये किस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, काइनेज एंजाइम। तो काइनेज एंजाइम जो है वो डाई एसिल ग्लिसरॉल प्लस कैल्शियम आयन से एक्टिवेट होता है एंड इट ब्रिंग्स अबाउट फॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन जब ये करता है किसी भी, जितने भी जो भी इसका टारगेट मॉलिक्यूल होगा, तो इस प्रकार से जो सिग्नल बाहर आया था वैसोप्रेसिन की वजह से जो सिग्नल बाहर से आया था और जिसने एंजाइम की और ये थोड़ा मतलब सिग्नल रिसीव हुआ, उस सिग्नल में फॉस्फोरिलेशन के द्वारा उसका एक कार्य हो जाता है। तो ये कार्य किस प्रकार हुआ, इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन के कैटेगरी का हुआ, जिसमें IP3 जो है सिग्नल के रूप में अंदर जाकर के और कैल्शियम रिलीज करता है। तो ये जो लिपिड्स हैं जो कि डेरिवेटिव्स हैं फैटी एसिड के ही, वो लिपिड जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन का भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो मेन स्ट्रक्चर है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम कर रहा है वो क्या है, ये इनोसिटॉल 1,4,5 फॉस्फेट है।
ये 1,4,5 फॉस्फेट क्या करता है कि जो इनोसिटॉल फॉस्फेट है, चाहे वो फॉस्फेटाइडल से मिलकर ही बने हो, वो क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ न्यूक्लिएशन कहलाता है। दे वर्क एज सेंटर ऑफ न्यूक्लिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स। होता क्या है कि जब सिग्नल आएगा, सिग्नल किसके साथ ये रिएक्ट करेंगे, ये दूसरे एंजाइम को अपनी तरफ ऐड करेंगे, तो एक सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनेगा। सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन की सारी क्रियाओं को पूरा करता है। हमने लिखा था कि फॉस्फेटाइडिल के साथ साथ स्फिंगोमाइलिन भी सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम करता है। ये ज्यादातर सिग्नल ट्रांसडक्शन में सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, माइग्रेशन, सेल माइग्रेशन आदि में सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, जो स्फिंगोमाइलिन के जो जितने डेरिवेटिव्स हैं। और इनका जो मेन रोल है वो एपोप्टोसिस में रोल प्ले होता है। तो ये काम क्या करते हैं, स्फिंगोमाइलिन, सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इन सब में काम करेंगे, लेकिन किसके थ्रू काम करेंगे, जो प्रोटीन के काइनेज है। प्रोटीन के काइनेज एंजाइम पर इनका रिएक्शन सेंटर रहता है, और इन सब क्रियाओं में, डिवीजन में, डिफरेंशिएशन में, माइग्रेशन में या एपोप्टोसिस में स्फिंगोमाइलिन है, जैसे सेरेमाइड है, उसका एक पोर्शन जो सेरेमाइड है, वो जो है काइनेज को कंट्रोल करके इस सारे सिग्नल्स का ट्रांसडक्शन करता। ट्रांसडक्शन मीन ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस, यानी जो इंफॉर्मेशन है जो सेल के बाहर आई है उसे टारगेट जीन तक ले जाना। फिर नेक्स्ट आता है इसमें आइकोसानॉइड्स। आइकोसानॉइड्स, ये आइकोसानॉइड्स पैराक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। यानी ये कहाँ काम करते हैं, जिस ग्लैंड से निकलते हैं उसके नियर बाई प्लेस में। इसीलिए इन्हें पैराक्राइन कहा गया है। ये दे डोंट ट्रेवल अलोंग विद द ब्लड टू फार्दर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आइकोसानॉइड्स होते हैं, जो फैटी एसिड डेरिवेटिव्स हैं, they affect importantly on the vertebrates। तो ये किस पे अफेक्ट करेंगे, उनके रिप्रोडक्टिव फंक्शन पर। नंबर ए, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस पर। नेक्स्ट, पेन,
they also work in pain related to injuries. They also involved in the blood pressure, and they also involved in digestion via gastric acid. And lastly they also involved in clotting of ब्लड. तो क्या होता है कि जो आइकोसानॉइड्स हैं जिनका जो काम है वो मैसेजिंग का ही है, मतलब सिग्नल का ही काम है, लेकिन वो किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन से. कहाँ शरीर में कहीं भी अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, उससे कोई चोट लग जाए या बीमारी की वजह से अगर पेन हो, तो उसको भी ये बढ़ाते घटाते हैं. मतलब मैसेज में क्या होगा? मैसेज का मतलब है कि उस फंक्शन को बढ़ाना या घटाना. फिर ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को अफेक्ट करते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक एसिड्स जो बनते हैं उनके रिलीज में ये अफेक्ट करते हैं. ज़्यादातर क्या, या सभी जितने आइकोसानॉइड्स हैं ये जो है एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं. डेरिवेटिव्स ऑफ एराकिडोनिक एसिड. एराकिडोनिक एसिड में आपको हमने बताया था कि कितना इसका कार्बन का नंबर होता है 20, और इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं यानी अनसैचुरेशन होता है वो 4 होता है. और वो कहाँ पर होगा? वो होगा 5, 8, 11, 14. मैंने आपको बताया था पहले जब फैटी एसिड का नॉमेनक्लेचर बता रहे थे कि जो डबल बॉन्ड होता है वो 9, 12 और 15 पर होता है. तो जिसका एक्सेप्शन क्या था? एराकिडोनिक एसिड था, जिसमें 5, 8, 11, 14 और 17 पे भी हो सकता है, लेकिन 17 पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 डबल बॉन्ड है. तो एराकिडोनिक एसिड के ही ये डेरिवेटिव्स हैं. तो अगर हम ये देखते हैं कि आइकोसानॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं, उसके 3 टाइप यहाँ हम आपको बता रहे हैं. नंबर 1 है प्रोस्टाग्लैंडिन्स. नंबर 2 है thromboxane, and number 3rd is है leukotrienes. ये 3 तरीके के हैं डेरिवेटिव्स जो एराकिडोनिक एसिड से बनते हैं. इनका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एराकिडोनिक ऐसे ही देखिए तो एराकिडोनिक एसिड जो है, मान लीजिए ये इतना लंबा है, तो इसके 8 और 12 कार्बन के बीच में ये टर्न हो जाता है. तो ये टर्न जब इस तरीके से हो जाता है तो यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है. वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही इनमें डिफरेंस लाता है. हम इसका भी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहे हैं. देखिए ये एक एराकिडोनेट यानी एक 20 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने इस तरीके से एक टर्न में बनाया हुआ है.
अब इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक 5 कार्बन रिंग बन जाती है, इस टर्न की वजह से 5 कार्बन रिंग बन जाती है, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन कहलाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन को हम PGE यानी E लिख रहे हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक E मतलब जैसे PGE और दूसरा है PGF। तो PGE का मतलब है ईथर सॉल्युबल और PGF का मतलब है फॉस्फेट। ये स्वीडिश नाम से FOSPHAT लिखा जा रहा है, फॉस्फेट बफर सॉल्युबल। तो अगर हम P अपना लिखते तो PGP हो जाता, लेकिन चूंकि स्वीडिश लैंग्वेज से हमने इसको लिया है तो FOSPHAT फॉस्फेट, या इसे हम P यहां भी न लिख दें तो फॉस्फेट ऐसे लिख सकते हैं, फॉस्फेट बफर सॉल्युबल। तो PGE एंड PGF होता है। इसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज होती है, PGE1, PGE2, PGF1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स किसकी वजह से बन रहे हैं कि जब एराकिडोनेट जो स्केलेटन था उसमें इस तरीके से एक टर्न की वजह से यहाँ पर एक 5 कार्बन रिंग बन गई। इनका मेन काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस होता है ड्यूरिंग द मेंस। और उसके अलावा ये क्या करते हैं कि अगर किसी ऑर्गन को ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड फ्लो करते हैं ऑर्गन की तरफ से। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल हो गया, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स ऑर्गन हो गया, और जो आपके शरीर की सोने और जागने की साइकिल है जिसे हम बायोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, जिसे वेक एंड स्लीप साइकिल भी कहा जाता है, उसकी भी जिम्मेदार ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये काम भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई डिजीज हो जाए या कोई चोट लग जाए तो उसमें प्रिवेंटिव मेजर ये करते हैं बाय रेजिंग द टेम्परेचर, यानी फीवर कॉज करेंगे, उस जगह पेन कॉज करेंगे और इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। अगर कहीं चोट लग जाए तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस जगह पर खून का जमावड़ा हो जाता है, जैसे ब्लड फ्लो, खून का जमावड़ा हो जाता है। जब खून का जमावड़ा हो जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आपको कभी किसी ऑर्गन में, घुटने में या कहीं चोट लगी हो तो आप देखिए कुछ देर बाद फूलते वक्त वहाँ पर जब आप हाथ लगाएंगे तो वो गर्म रहेगा। तो दिस इज ऑल ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये जो थ्रोम्बोक्सिन है इसमें आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक 6 कार्बन रिंग है, जबकि यहाँ पर एक 5 कार्बन रिंग थी, यहाँ 6 कार्बन रिंग है। और ये किससे बनती है, प्लेटलेट रिलीज करते हैं इसको, तो थ्रोम्बोक्सिन बनता है जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग हो सके। तो बहुत सारे कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी होती है जो कि इन्हें नहीं बनने देती, यानी ये थ्रोम्बोक्सिन बनेगा तो क्लॉट बनेगा, इन्फ्लेमेशन होगा। तो इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए क्या है, जैसे एस्पिरिन है, आपको चोट लगता है तो आप एस्पिरिन खाते हैं या एनाल्जीन खाते हैं। उसके बाद क्या, अगर फूल जाता है तो डॉक्टर आपको क्या देता है, आइब्यूप्रोफेन खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इस थ्रोम्बोक्सिन को बनाने वाले एंजाइम, थ्रोम्बोक्सिन को बनाने वाले एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन, क्या बोलेंगे इसे एंजाइम को, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज H2 को इनएक्टिव कर देते हैं ये दोनों। तो इससे क्या होगा कि फिर एराकिडोनेट से ये थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा
जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। फूल जाता है तो हम फूलने से बचाने के लिए ब्रूफेन खाते हैं। ब्रूफेन यही है, आइबुप्रोफेन उसका नाम है। तो ब्रूफेन और एस्पिरिन क्या करते हैं, इस प्रोस्टाग्लैंडिन को यानी क्या कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन को नहीं बनने देते हैं एराकिडोनेट से। हालांकि जो एंजाइम का नाम है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम पर है, लेकिन वो इसे थ्रोम्बोक्सिन को नहीं बनने देते हैं और कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है शरीर में। अब इसके बाद हम ल्यूकोट्राइइन पर आते हैं। जो ल्यूकोट्राइन्स हैं वो भी जो है 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है। देखिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब हुआ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मतलब अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है और ये बायोलॉजिकल सिग्नल्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बायोलॉजिकल सिग्नल्स में दे आर मोर पावरफुल बायोलॉजिकल सिग्नल्स। जैसे अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लें, मान लीजिए ल्यूकोट्राइइन A4 से जब ल्यूकोट्राइइन D4 बनता है तो ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ लंग्स में जो स्मूथ मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है ल्यूकोट्राइइन D4। तो ऐसा कब होता है, जब अस्थमेटिक अटैक आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि सांस के आने जाने में आवाज निकलने लगती है। तो अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ल्यूकोट्राइइन का तो ये एस्थमा को बढ़ाता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों में जहां पर अस्थमेटिक होते हैं, जो कि किसी एलर्जी की वजह से होता है, चाहे पॉलन एलर्जी हो या बी स्टिंग यानी मधुमक्खी काट ले उसकी वजह से हो जाए, या कोई और एलर्जेंस हो उनकी वजह से हो जाए, तो ल्यूकोट्राइइन को बनने से रोका जाता है, जिससे कि अस्थमेटिक सिम्टम्स ना आने पाए। तो जो नेक्स्ट मैसेंजर है वो क्या है, वो स्टीरॉयड हार्मोन्स है। वो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं जो कि स्टीरॉल के ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव्स हैं, जो कि स्टीरॉल के ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव्स हैं। जैसे कि इसमें क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल का जो न्यूक्लियस वाला, हमने कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 4 फ्यूज्ड रिंग्स होती हैं, उनको हम स्टेरॉयड न्यूक्लियस बोलते हैं। उसमें एक साइड की एल्काइल चेन लगी होती है, वो एल्काइल ग्रुप नहीं होता है, वो हट जाता है, तो ये स्टेरॉयड हार्मोन्स बन जाते हैं, जिसका कि कुछ हम यहाँ एग्जाम्पल उसका स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ है हमने बनाया है। इसमें जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं जो कि स्टीरॉल के ऑक्सीडेटिव डेरिवेटिव्स हैं, ये कुछ ज़्यादा ही, थोड़ा सा ज़्यादा ही पोलर होते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके अपने टारगेट टिश्यू तक जाते हैं। चूंकि इनके रिसेप्टर बहुत स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए ये बहुत कम मात्रा में भी अगर जाते हैं तो हाईली दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर रिसेप्टर, सो दैट सेल कैन सेंस देयर प्रेजेंस इफ दे आर प्रेजेंस इन ए वेरी मिनिमल अमाउंट ऑल्सो। तो ये उसको लेते हैं और जो हमारा
स्टेरॉयड हार्मोन है बेसिकली तो सेक्स हार्मोन होता है, मेल और फीमेल हार्मोन। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो निकलता है हार्मोन वो भी स्टेरॉयड होता है, जैसे कॉर्टिसोल है। तो यहाँ पर हमने टेस्टोस्टेरोन मेल एक हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, कॉर्टिसोल एक एड्रिनल हार्मोन है, और प्रेडनिसोन या प्रेडनिसोलोन भी एक ऐसा स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड कहिए इसे, स्टेरॉयड है जिसको हम ड्रग के रूप में यूज करते हैं। और ये ड्रग क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये एरेकिडोनेट को बनने से रोकता है फास्फोलाइपेज की सहायता से, एंजाइम से। तो एरेकिडोनेट नहीं बनता है, तो चूंकि जब एरेकिडोनेट नहीं बनता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स भी नहीं बनते हैं। दैट्स वाई इसे जो है चोट लगाए या एक्सीडेंट हो जाए या ऑपरेशन वगैरह हो तो उसमें प्रेडनिसोलोन, जो कि एक लंबी सी छोटी सी गोली आपने नहीं देखी होगी, पहले आपके मदर फादर के ज़माने में डॉक्टर हमेशा एक पतली लंबी सी गोली लिखता था, वो था सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, तो वो प्रेडनिसोलोन ही था। बहुत सस्ती गोली आती, 5 पैसे की एक आती है। और प्रेडनिसोलोन का काम क्या है कि कहीं भी चोट लग जाए तो इन्फ्लेमेशन होने से रोके। तो उसके साथ ही एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो देखने का कि वो ब्रेसिनोलाइड, ये प्लांट ओरिजिन का है। ब्रेसिनो, बाकी आप तो स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कि इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, यहीं पर एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता। अब उसकी जगह OH है तो टेस्टोस्टेरोन है, उसकी जगह एक थोड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ तो कॉर्टिसोल हो गया। उसी कॉर्टिसोल में अगर मतलब कार्बोनिल ग्रुप लग जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह तो प्रेडनिसोलोन हो जाता है। यहाँ पर भी इसी तरीके से ये स्ट्रक्चरल वेरिएशन है, इससे मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम में इसको पूछेगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा याद रहने के लिए मैंने इसे बनाया। तो ब्रेसिनोलाइड क्या है, ये भी ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स जिसको हम प्लांट हार्मोन कहते हैं, और इनका काम जो है सेल डिवीजन को बढ़ाना और स्टेम इलॉन्गेशन है। तो जब प्लांट में इनका नाम लिया जाता है तो ये माना जाता है कि आप ये बताइए कि जब हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि एक वर्टिब्रेट का मैमेलियन हार्मोन है, उसको जब हम प्लांट में लगाते हैं तो किस तरीके से ग्रोथ होती है। ऐसा लोगों का क्लेम है कि कुछ जो फ्रूट्स वगैरह है उनकी साइज बढ़ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वो चूंकि एनिमल हार्मोन है तो प्लांट हार्मोन की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो इसीलिए बिहेव कर रहे हैं कि प्लांट भी अपने यहाँ स्टेरॉयड बनाता है जो कि एनिमल हार्मोन की ही तरीके से है। इसीलिए जब हम एनिमल हार्मोन को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं प्लांट में तो वो ब्रेसिनोस्टेरॉइड की तरीके से करीब करीब बिहेव करता है और जो है स्टेम इलॉन्गेशन और सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। तो ये हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। अब इसके बाद बहुत सारे वोलाटाइल लिपिड्स भी प्लांट बनाते हैं। ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स तो बनाते ही है, लेकिन बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं जो बेसिकली लिपिड्स हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपने इसेंशियल ऑयल के रूप में उसमें इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ा होगा कि ऑयल 2 प्रकार के होते हैं, नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल। तो जो इसेंशियल ऑयल हैं, जो इसेंशियल ऑयल है वो सारे के सारे एरोमेटिक होते हैं। तो ये किस तरीके से क्या काम करते हैं, सिग्नल। तो कैसे हैं, प्लांट्स में वोलाटाइल सिग्नल्स हैं। जैसे जैस्मीनम में जैस्मीनोट या जैस्मीनेट, जैस्मीनेट एक वोलाटाइल लिपिड है जिसकी वजह से जैस्मिन की अपनी गंध आती है। ये जो वोलाटाइल लिपिड्स हैं इनका क्या काम है, ये
हर्बीवोर्स को, यानी जो प्लांट पे फीड करते हैं उन्हें तो रिपेल करता है, जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं कीड़े मकोड़े उन्हें भी रिपेल करता है, लेकिन उन एनिमल्स को अट्रैक्ट भी करता है जो किसी हर्बीवोर को भगा सकते हैं। तो इस तरीके से जैस्मिनेट है। और बहुत सारे ये इनका जो क्या कहते हैं जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, आइसोप्रीन के मल्टीपुल से बना हुआ है। आइसोप्रीन क्या है, एक CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3, ये जो 5 कंपाउंड का कार्बन कंपाउंड है 5 कार्बन का, इसे आइसोप्रीन कंपाउंड्स बोलते हैं। और इसी का मल्टीपुल चेन्स में लगे होते हैं, यानी ये यूनिट्स कई बार होती है। तो ये यूनिट्स कई बार बंद हो करके इस तरीके के वोलाटाइल कंपाउंड्स को बनाती है। जैसे आपका पिनीन है, मेंथॉल है, और लिमोनिन है। अब लिमोनिन किस में होगा, लेमन में। ये पाइनस में है। मेंथॉल में आप जानते ही हैं, मेंथॉल जो है। और उसके बाद तो नोट कर लिए। तो अब इसमें तो इस प्रकार से ये क्या है, ये कंडेंसेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ आइसोप्रीन कंपाउंड से बनते हैं, जिसमें कि मल्टीपल यूनिट्स हो सकती है। नाउ कम्स टू दी कुछ ऐसे भी लिपिड्स होते हैं जो कि विटामिन्स का काम करते हैं। तो वो विटामिन्स जो हैं, जैसे विटामिन्स को हम लोगों ने फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल में 2 में बांट रखा है, ABCDE एंड K। इस तरीके से विटामिन्स हैं, जिसमें अब हम यहाँ विटामिन की बात करेंगे, विटामिन A एंड D की। A एंड D ये क्या है, ये विटामिन A एंड D हॉर्मोन्स के प्रिकर्सर हैं। विटामिन A and D are the precursors of hormone। तो इसमें अगर हम सब की बात करें तो विटामिन D3 की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, कोली कैल्सीफेरॉल। ये क्या है, कोली कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3, जो कि स्किन में ये बनता है। अल्ट्रावायलेट रेस जब किस पर पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेस जब पड़ती है हाइड्रो कोलेस्टेरॉल पर, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पर जब यूवी रेस पड़ती है तो ये कोली कैल्सोफेरॉल बनाता है। और कोली कैल्सोफेरॉल इंटेस्टाइन में एंजाइमिक एक्शन द्वारा विटामिन कैल्सीट्राइऑल बनाता है, जिसका काम है, इस कैल्सीट्राइऑल का ही काम है कि इंटेस्टाइन में कैल्शियम का अपटेक
बढ़ा दे। तो इस प्रकार से जो विटामिन डी है जो कि हम खाते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल के रूप में, वो हमारे शरीर में बन सकता है अगर वो डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पर स्किन के अंदर ये मौजूद हो और अल्ट्रावायलेट रेज इस पर पड़े तो ये कोलीकैल्सिफेरॉल बन जाएगा। लेकिन कोलीकैल्सिफेरॉल अपने आप में एक्टिव नहीं है, तब तक एक्टिव नहीं है जब तक ये एंजाइमिक एक्शन द्वारा कैल्सिट्रियोल में ना कन्वर्ट हो जाए। जो कैल्सिट्रियोल है ये इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है, 1-अल्फा 25-डाई विटामिन D3। ये जो 1-अल्फा 25-डाई विटामिन D3 है वही कैल्सिट्रियोल है जिसे हम D3 बोलते हैं। अगर हम D2 की बात करें तो ये एर्गो कैल्सिट्रियोल है जो कि स्ट्रक्चरली D3 के जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि एर्गोस्टिरॉल पर यूवी का एक्शन होता है। तो एर्गोस्टिरॉल किस में पाया जाता है, ईस्ट में। अभी कल हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि एर्गोस्टिरॉल इज फाउंड इन फंगस। तो फंगस में ये मिलता है ईस्ट में। इस पर अगर यूवी का एंड हो तो ये एक D2 विटामिन बनाएगा। तो इन दोनों का काम है इंटेस्टाइन में कैल्शियम अपटेक को बढ़ाना, क्योंकि आप कितना भी कैल्शियम खा लीजिए अगर विटामिन D3 प्रेजेंट नहीं है एक्टिव फॉर्म में तो वो कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। खूब अपना डाइट में इंटेक बढ़ा लीजिए। तो इसलिए आजकल के ज़माने में जो भी दवाइयाँ आ रही हैं उसमें कैल्शियम के साथ साथ D3 भी जुड़ा रहता है। और ये D3 और D2 क्या करते हैं, ये प्रोटीन, ये जीनिक लेवल पर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इनका स्ट्रक्चर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो फिर से बहुत तगड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन आप यह जान लीजिए कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, चूँकि विटामिन D3 कोलेस्ट्रॉल के ही उससे बनता है, तो चूंकि कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है इसलिए जो उसकी स्केलेटन होगी वो 4 फ्यूज रिंग का ही एक मॉडिफिकेशन होगी। तो जरूरी नहीं है कि जो कोलेस्ट्रॉल में चारों फ्यूज रिंग है, जब ये कोलीकैल्सिफेरॉल बने तो चारों फ्यूज्ड हो। तो इसलिए मैं यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ कि स्ट्रक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। आप किसी भी इंटरनेट वगैरह से उसको देख लीजिए। विटामिन विटामिन D3 के बाद अब विटामिन ए की बात आती है। विटामिन ए जो है रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए जो है इट इज ए रेटिनॉल, और रेटिनॉल एक हार्मोन है। तो मैंने यहाँ कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि विटामिन ए रेटिनॉल है, इसका एक डेरिवेटिव है रेटिनोइक एसिड। तो रेटिनोइक एसिड जो है एपिथेलियल सेल के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। तो एपिथेलियल सेल को भी और स्किन को भी। तो अगर स्किन को ग्लो कराना है या स्किन वेल डेवलप चाहिए तो हमें विटामिन ए चाहिए होगा। इसके अलावा जो रेटिनॉल है, एक और कंपाउंड होता है रेटिनेल। देखिए नॉल है, यहाँ नेल है, एल है। तो रेटिनेल क्या करता है कि होता तो ये भी वही है, लेकिन ये क्या करेगा, ये
रॉड और कोन्स होते हैं रेटिना में, उनकी जो सेंसिटिविटी है उसके सिग्नल को ब्रेन को भेजता है। इसकी यूज कहाँ है कि ये रॉड एंड कोन्स के सिग्नल को में जो लाइट को रिएक्ट सेंसिटिविटी का सिग्नल है उसे ब्रेन में भेजेगा। उसके अलावा जो स्किन है, जैसे अगर डेफिशिएंसी हो जाए, एक्ने वगैरह जो हो जाते हैं स्किन में, उनमें भी जो ऑइंटमेंट आता है, जो क्रीम आती है, उसमें रेटिनल ही रहता है। तो बेसिकली ये रेटिना के रॉड एंड कोन से तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन स्किन के भी हेल्दीनेस से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ आप देखिएगा कि जो रेटिनॉल है और जो रेटिनेल है उसमें केवल एक जो है एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है। तो हमने बताया तो ऑल मतलब अल्कोहल और एल माने, ये दोनों फंक्शन करते हैं मैसेंजर का, और उसका जो डेरिवेटिव है रेटिनोइक एसिड वो भी जो है सिग्नल भेजता है कि एपिथेलियल सेल का डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं। प्लांट्स में एक पिगमेंट्स पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बीटा कैरोटीन। वो बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर ये है। तो बीटा कैरोटीन क्या देता है? कलर, रेड कलर देगा, येलो कलर देगा और ऑरेंज कलर भी देगा। तो इसीलिए जब हम किसी इस कलर वाली सब्जियों को खाते हैं, जैसे हम गाजर हम खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, तो क्या होगा कि उसमें जो बीटा कैरोटीन मिल रहा है वो इस प्रकार से बीच में स्प्लिट होकर के विटामिन ए बनाता है। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि विटामिन ए खाना तो खूब गाजर खाइए और अनार खाइए। अनार में भी मिलेगा आपको, टमाटर में भी मिलेगा। तो जिनमें भी कलर्ड पोर्शन होता है उन सब में कैरोटीन, बीटा कैरोटीन मिलता है। बीटा कैरोटीन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये बीच में से टूट करके इस प्रकार एक विटामिन देता है। ये देखिए विटामिन जो है ज़्यादातर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी डबल बॉन्ड्स आर अल्टरनेटिंग विद सिंगल बॉन्ड्स। तो विटामिन के बाद अब हम विटामिन ई और के के बारे में बात करेंगे। विटामिन्स ई एंड के बल्कि इसके साथ अगर हम कुछ और भी जोड़ दें, जैसे किसे जोड़ सकते हैं, जो ऐसे लिपिड जो क्विनोन्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो है कोफैक्टर की तरफ काम करेंगे। किसमें? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या काम करते हैं? कोफैक्टर की तरफ। दे बिहेव एज ए कोफैक्टर। तो विटामिन ई है, के है और लिपिड क्विनोन्स हैं, जैसे यूबिक्विनोन है और प्लास्टोक्विनोन है, वारफेरिन है। इसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे ये जो स्ट्रक्चर हैं ये आइसोप्रीन के कॉन्डेंसेशन से बनते हैं, प्लस आइसोप्रीन की यूनिट्स बहुत सारी होगी, प्लस एक ऑर्गेनिक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसमें रहेगा। कौन सा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इनमें रहता है। तो जब हम बात करें तो हमारे पास विटामिन ई है। ई को हम किस नाम से जानते हैं? टोकोफेरॉल्स।
टोकोफेरॉल्स हैं, विटामिन के भी है, लेकिन टोकोफेरॉल्स क्या करता है कि एरोमेटिक रिंग होगी, यानी एरोमेटिक रिंग है, मान लीजिए इस तरीके से, एरोमेटिक रिंग है, और उसके बाद फिर आइसोप्रेनाइड कंपाउंड्स हैं, यानी CH2, ये ऐसे लगा दीजिए, CH2 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 CH CH2। अब इसके बाद जितना भी यूनिट होगा वो उसको अब इसका यूनिट है, यानी यहां पर हम N लगा सकते हैं। तो ये जो टोकोफेरॉल है इसमें एरोमेटिक रिंग होती है प्लस साइड चेन होती है किसकी, आइसोप्रेनाइड कंपाउंड्स की। तो ये स्ट्रक्चर ज्यादातर का होता है, चाहे आप विटामिन के को ले लीजिए, चाहे क्विनोन्स को ले लीजिए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो टोकोफेरॉल्स का क्या योगदान है? टोकोफेरॉल्स जो है बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये फ्री रिएक्टिव रेडिकल्स को इनएक्टिव कर देते हैं, जो ऑक्सीजन के फ्री रिएक्टिव रेडिकल्स हैं उन्हें इनएक्टिव करते हैं। दूसरे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके भी रिडक्शन को रोकते हैं। तो टोकोफेरॉल ज़्यादातर सब्जियों में और अंडे वगैरह में मिलता है, और टोकोफेरॉल की बहुत रेयर कमी होती है ह्यूमंस में। तो बेसिकली क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसके बाद है विटामिन के। विटामिन के का भी स्ट्रक्चर करीब करीब यही होता है, उसका डिटेल नहीं है लेकिन करीब करीब यही स्ट्रक्चर है। और जो एरोमेटिक रिंग है वो पीरियोडिकली ऑक्सीडेटिव और रिडक्शन होता रहता है उनका, एक साइक्लिक है। इस रिंग का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से ये एक कंपाउंड बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग के वक्त बहुत जरूरी है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है कि फाइब्रिनोजन जो कंपाउंड है उसके प्रोटीन को तोड़ करके फाइब्रिन में बदल देता है, फाइब्रिन में बदल देता है। क्योंकि जो विटामिन के है वो उसका प्रोथ्रोम्बिन के वक्त निकलना है, तो वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में क्यों बदलेगा? क्योंकि उसका जो रोल है वो क्या है, प्रोटियोलिटिक रोल है। क्योंकि ये कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है, तो प्रोटियोलिटिक रोल के कारण फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। वो फाइब्रिन सारे क्लॉट को एक साथ बांध करके रखते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ये। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसे याद रखिएगा। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है विटामिन के। K1 होता है। अगर हम K1 की बात करें तो प्लांट में
फिलोक्विनोन और मीनाक्विनोन, ये K2 होता है जो बैक्टीरिया में बनता है, और ये K1 होता है जो प्लांट्स में बनता है। फिलोक्विनोन फाउंड इन प्लांट्स एंड मीनाक्विनोन फाउंड इन बैक्टीरिया। इसके अलावा विटामिन के अलावा भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे वारफेरिन। वारफेरिन क्या है? ये एंटी कोआगुलेंट है, क्योंकि जब वारफेरिन बनेगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन को नहीं बनने देगा, प्रोथ्रोम्बिन को नहीं बनने देगा। ये भी उसी तरीके से एरोमेटिक साइकिल वाले हैं, और इसमें भी वही लिपिड वाला नेचर होता है। फिर इनके अलावा और क्या आते हैं? उबिक्विनोन एंड प्लास्टोक्विनोन। इन उबिक्विनोन और प्लास्टोक्विनोन में जो दो रिंग है उसके बजाय यहां पर एक रिंग होती है, बस सिर्फ एक रिंग होगी, और उसके बाद फिर वही आइसोप्रेनॉइड के यूनिट्स लगे होंगे। तो यूबिक्विनोन और प्लास्टोक्विनोन आप जानते हैं कि यूबिक्विनोन जो है रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करता है, और प्लास्टोक्विनोन जो है फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करता है। इसके बाद जो और लिपिड्स के टाइप हैं वो ये हैं कि बहुत सारे पिगमेंट्स, पिगमेंट्स क्या है? कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हैं। पिगमेंट्स क्या है? ये कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाईईन्स। डाईईन्स कॉन्जुगेटेड इसलिए हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक एरोमेटिक चेन होती है, वो बहुत सारे अल्टरनेटिंग बॉन्ड को लेके चलती है। तो हमने बताया था आपको शुरू में कि जो फैटी एसिड का बॉन्ड होता है वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद एक मेथिलीन ग्रुप से अल्टरनेट करता है, यानी अब CH होगा फिर डबल बॉन्ड होगा, CH डबल बॉन्ड, यानी बीच में एक मेथिलीन ग्रुप होगा, यहाँ फिर एक सिंगल बॉन्ड है CH, CH2 CH। तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड है क्योंकि यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग वो है क्या कहते हैं बॉन्ड है, अल्टरनेट कर रहा है, वो सीधे सीधे अल्टरनेट नहीं कर रहा है। लेकिन जहाँ पर डबल बॉन्ड ऑलवेज ऑल्टरनेट्स विद सिंगल बॉन्ड, उसे हम कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स बोलते हैं। कॉन्जुगेटेड बॉन्डिंग जैसे कि यहां आप देख रहे हैं। तो ये जो कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है, इससे क्या, इसका फर्क क्या पड़ता है? यहां तो पड़ता नहीं है। तो इसका फर्क ये पड़ता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रुके नहीं रहते हैं, वो
लोकलाइज हो जाते हैं। डीलोकलाइज होने की वजह से जब भी उन्हें कोई एनर्जी मिलेगी वो अपनी जगह छोड़ देंगे। तो चूंकि जब अपनी जगह छोड़ देंगे तो रंग बदल जाए, और अगर अपनी जगह छोड़ देंगे और फिर वापस आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे। तो इसीलिए ये ब्राइट रेड, येलो, या वो जैसे आप देखिए कि रोशनी में किसी भी चिड़िया का पंख अलग तरीके से लगता है और रोशनी ना पड़े तो अलग तरीके से लगता है। तो वो काम ये पिगमेंट्स करते हैं। पिगमेंट्स जब भी एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है, तो विजुअल स्पेक्ट्रम में अपना एक अलग लाइट एमिट करते हैं, जिससे वो डिफरेंट कलर्स के हमें दिखाई देते हैं। तो वो कैसे हैं? वो सारे के सारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स लिपिड्स हैं, जिन्हें हम डाइईन्स बोलते हैं। जैसे ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है? कैंथाज़ैंथिन। जो स्ट्रक्चर है ये कैंथाज़ैंथिन है। जैसे और बाकी सारे हैं ADE के और स्ट्रॉल्स हैं, इसी तरीके से ये भी सब किससे बने होते हैं? आइसोप्रीन कंपाउंड के। आइसोप्रीन कंपाउंड से ही ये बनते हैं। पॉलीकेटाइड्स बोलते हैं। पॉलीकेटाइड्स ये नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं? ये सीधे भाग नहीं लेते। तो ये क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जो कि कोई सब्सिडियरी फंक्शन करेंगे। डायरेक्ट पार्ट नहीं लेंगे, लेकिन क्या करेंगे? कोई सब्सिडियरी फंक्शन करते हैं। ज्यादातर पॉलीकेटाइड्स का यूज होता है मेडिसिन में जैसे एंटीबायोटिक्स है तो एरिथ्रोमाइसिन है, या एंटी फंगल है तो एम्फोटेरिसिन है। तो उसका मैं थोड़ा एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दूंगा, या रहने दीजिए स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर हम फिर बनाएंगे तो फिर वो बनाने का कोई फायदा है नहीं, उस स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। बस उस स्ट्रक्चर में ये इतना ध्यान दिया जाता है कि उसमें ये इस प्रकार की आइसोप्रीन ग्रुप शो होता है, जिसमें कि ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड है। अब उसमें एक बड़ा सा रिंग बन जाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक बन जाए, या एक लंबी चेन बन जाए और उसकी एक तरफ इस प्रकार से एक एरोमेटिक साइकिल हो, यही फर्स्ट है। लेकिन बेसिक क्या है? वो आइसोप्रीन कंपाउंड्स है। तो आइसोप्रीन कंपाउंड्स ही उन्हें फिर फैटी एसिड या लिपिड्स का कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। तो पॉलीकेटाइड्स, दीज आर नॉर्मल लिपिड्स हैं जो बाई प्रोडक्ट हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। लेकिन एक नाम और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, वो है लोवास्टैटिन। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो लोवास्टैटिन है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ये स्टैटिन पर ध्यान दीजिए, आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स स्टैटिन ग्रुप की दवा लिखते हैं। क्यों ग्रुप की दवा लिखते हैं? क्योंकि जो स्टैटिन, लोवास्टैटिन है, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को
इनहिबिट करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोकता है। लीवर में जिस एंजाइम की वजह से कोलेस्ट्रॉल बनता है उस एंजाइम को ये तोड़ देता है। तो इसीलिए आजकल डॉक्टर्स ये दवा देते हैं, जिनको कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता है उनको ये दवा स्टार्ट कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। मगर ये दवा का साइड इफेक्ट ज़्यादा है, इसे स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, स्टैटिन की वजह से। तो ये एक और पॉलीकेटाइड्स का उदाहरण है। और आज इस पॉलीकेटाइड्स के बाद जो भी लिपिड का स्ट्रक्चर वाला लेक्चर था वो अब कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके सिंथेसिस का और फंक्शन का लेक्चर लेंगे। थैंक यू।